प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने रविवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत इस सप्ताह जिनकी कुंडली चुनी गई है, इनका नाम बहुत लोग सोच रहे होंगे। इस बार एक हैं जो जन लिखते हैं कि जो प्रतिक्रिया लिखता है उसका सम्मान भी होना आवश्यक है। बिल्कुल होना आवश्यक है और ज़रूरी भी है, मैं करता भी हूँ। पर सामान्यतः अगर विचार करी जाए तो इस बात की स्थिति होती है कि हो सकता है कि आपसे पहले भी कोई जो है वो सम्मान का हकदार हो और उसको आवश्यकता भी हो। आप लोग तुरंत आते हैं, तुरंत लिखना शुरू करते हैं, तुरंत गायब हो जाते हैं। पर कुछ ऐसे जैसे वैभव पांडे जी, जिनकी कुंडली मैंने इस बार चुनी है, ये लगातार मुझे लगता है बहुत सालों से लिख रहे हैं, करीब 1.5-2 साल से ज़्यादा ही हो गया लिख रहे हैं और इनकी कुंडली मैंने आज चुनी है। आइए बाकी के लोग भी निरंतर लिखते रहिए। मैं रविवार का कार्यक्रम आप ही लोगों के लिए लेकर आता हूं और आप ही लोगों के मध्य से कुंडलियां चुनता हूं। इसमें मैं अपनी कुंडली देखता नहीं हूं, आप ही लोग होते हैं और मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे देख रहे हैं और मुझे स्नेह दे रहे हैं, आदर दे रहे हैं, तभी तो आप मुझे देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। इनकी कुंडली मेष लग्न की है और लग्न के ठीक आगे गुरु बैठे हैं वृषभ राशि में और मीन राशि के मंगल। लग्न के अधिपति मंगल 12वें, लग्न के अधिपति शुक्र दशमस्थ, लग्न के अधिपति शुक्र उच्च के 6वें में। अब जैसे इन्होंने सवाल करियर वगैरह का भी पूछा है, तो यहाँ पे सूर्य और चंद्र का होना व्यक्ति को कई बार डाइवर्ट भी करेगा, कई दफ़ा करियर को लेकर के, क्योंकि उसका प्रभाव यहाँ पे रहेगा। और बुध भाग्य भाव के अधिपति होकर के बैठे हैं, यहाँ भी भाग्य भाव के अधिपति, और यहाँ पे 6वें भाव के अधिपति होकर के 6वें भाव में। यहाँ पे 6ठा भाव बहुत ज़्यादा बलशाली है। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति प्रतियोगिता परीक्षाओं में विजेता बन सकता है। और दशम स्थान के अधिपति होकर के शनि भाग्य भाव में पिता का संपूर्ण सुख भी दे रहे हैं। और ये करियर वाला जो क्षेत्र है ये पाप कर्त्री में जा रहा है। वस्तुतः इससे पिता का स्वास्थ्य कई बार कमज़ोर होता है और पिता का सुख मिलता भी है, लेकिन हाँ फिर भी हमें पिता के स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सावधान होने की आवश्यकता है। माता का सुख इनको मिलेगा और दैनिक जो गतिविधि, जो क्रियाविधि है, दैनिक जीवन, वो बड़ा संतुष्ट रहता है, वो गड़बड़ नहीं होता। हालांकि अगर व्यक्ति जिस चीज़ को ठान ले उस चीज़ में उसकी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। सूर्य अपनी राशि के, शुक्र दिग्बली, गुरु मित्रवत होकर के बैठे हैं और अपने उच्च की राशि में साहस भरने का काम कर रहे हैं। चंद्रमा शुभग्रह होकर के केंद्र में और लग्न में मेष राशि का निर्माण कर रहे हैं, मेषी लग्न। तो लग्न भी मेष और राशि भी मेष होने से ये कुंडली मजबूती को प्राप्त करेगी। अर्थात कहने का अर्थ है कि अगर जो आपकी कुंडली में लग्न बना मेष और यहीं पे चंद्रमा बैठ जाए तो ये मेष राशि और मेष लग्न की कुंडली हो जाती है। ऐसी अवस्था में कि आपकी भी कुंडली में अगर चंद्रमा लग्न में बैठेंगे तो इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति के सफल होने का दर जो है वो आम लोगों की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा है और वो आसानी से सफलता अर्जित कर सकता है अगर वो केयरफुल रहे तो और केयरलेस ना रहे तो। ये समझने की बात है। चंद्रमा बताने से पहले कुंडली बताऊंगा और भी चीज़ें, पर पहले पंचांग आपका बता देता हूँ। आपका जन्म भाद्रपद और श्रावण माह में हुआ है। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति सुंदर है, सुशील है, बुद्धिमान है, यशस्वी है, गुणकारी है और ज्ञानी है। और सबसे अच्छी बात कि व्यक्ति गंभीर है। दक्षिणायन में जन्मे होने से आत्मबल कमजोर होगा। आगे बढ़ता हूँ। शरद ऋतु कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि के चंद्रमा, कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं। ये जातक को कुलीन, सांभ्रांत और शांत बनाते हैं। साथ ही साथ व्यक्ति बहुत ज़्यादा दूसरों से सीखने वाला होता है और कई बार अपने आप को चिरायु मान लेता है या कई बार अपने आप को ही अनुभवी मान लेता है और कई बार अपने आप को ही बुद्धिमान मान लेता है और कई बार अपने आप को ज्ञानी मान लेता है। ये बहुत ज़्यादा हो जाए तो अति नहीं होती, तो ठीक होती है बात। गुरुवार को जन्मे हैं, इससे व्यक्ति में विलक्षणता रहेगी। गुरुजनों की सेवा, बड़े लोगों का आशीर्वाद, संत जनों का आशीर्वाद, ब्राह्मणों का आशीर्वाद, ये सब जातकों को मिलता रहता है। आप अपने काम में थोड़े और भी स्पष्ट हो जाइए, मतलब अपने काम के समय पे सिर्फ अपना काम करिए, उस समय किसी दूसरे का कोई भी काम ना उठाइए।
कृतिका नक्षत्र में जन्मे हैं, सूर्य का यह नक्षत्र होता है। नुकसान आपके साथ भी हो सकता है क्योंकि व्याघात योग में जन्मे हैं। व्यवसाय भी आप कर सकते हैं, यहाँ से ये स्थिति दिख रही है। और गुरु की दृष्टि नीच की जा रही है, इस वजह से कर्म क्षेत्र थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है। और आपकी कुंडली में वणिजकरण जन्मा है आपका, इस वजह से व्यापार यहाँ भी बन रहा है। चंद्रमा यहाँ के अधिपति, बुध जैसा वणिक ग्रह यहाँ बैठा है, तो व्यापार भी जा सकते हैं। पढ़ाने वगैरह का काम भी आपकी कुंडली में बहुत अच्छा रहेगा। शिक्षकीय योग आपकी कुंडली में दशम स्थान, यहाँ पे दशमांश कुंडली में लगा है। मंगल इस भाव के अधिपति यहीं बैठे, और तृतीय भाव के अधिपति तो व्यक्ति अगर चाहे तो निस्संदेह लोगों को इकट्ठा करके पढ़ाने का काम अवश्य कर सकता है। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में आप उत्साहित हैं, पर सूर्य दक्षिणायन में थोड़े कमजोर और चंद्रमा हालांकि सूर्य दक्षिणायन में भी कमजोर नहीं होते, पर वो सूर्य की दूरी पृथ्वी से थोड़ी बढ़ जाती है, इस वजह से उनका प्रभाव हमारे ऊपर कम हो जाता है। और चंद्रमा दक्षिणायन में बलवान हो जाते हैं। तो चंद्रमा दक्षिणायन में बलवान हुए, चलो ये तो बात एक सही रही, पर जन्म जातक का कृष्ण पक्ष में हुआ है, और जन्म का समय जो है वो है इनकी कुंडली में, जन्म का समय 9:30 रात्रि में। तो कृष्ण पक्ष में रात्रि का जन्म अच्छा नहीं होता। मतलब अच्छा नहीं होता, इसका अर्थ अच्छा नहीं होता ऐसा नहीं बोलूं, मतलब वो थोड़े से कमजोरीपन का एहसास करा देता है। इसका अर्थ ये होगा कि कृष्ण पक्ष में दिन का जन्म अच्छा होता है और शुक्ल पक्ष में रात्रि का जन्म अच्छा होता है। और यहाँ पे चंद्रमा बलवान हो रहे हैं पक्ष बल से, क्षीण चंद्रमा नहीं है। तो क्षीण चंद्रमा नहीं है तो आपको कुछ न कुछ दे ही देंगे, लेकिन रात्रि में और कृष्ण पक्ष के जन्मे होने से मानसिक असंतुलन बना रहेगा और भविष्य को लेकर के व्यक्ति आजीवन चिंतित रहता है। तो अगर ऐसी स्थिति कोई बन रही होगी तो भगवान उस पर बहुत ज़्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप नेचुरली ऐसे हैं, और जो बात नेचुरली हो जाती है वो उस पर चिंता करने की कोई विशेष बात नहीं होती, क्योंकि वो भगवत कृपा से आपको मिली हुई है। सामान्यतः आपके काम थोड़े रुकते भी हैं क्योंकि शनि है, अपना नेचर ये देंगे, और इस कुंडली के लिए वो बहुत अच्छे नहीं होते। दशम और एकादशवें के अधिपति होकर के भाग्य का सुख, तो भाग्य भाव के अधिपति का धन में बैठना बहुत बढ़िया, और चंद्रमा से ठीक आगे गुरु का बैठना, ये संतुलन पैदा करे। और यहाँ पे सूर्य का स्वग्रही होकर के केतु के साथ व्यक्ति को अनुभवी और मंत्रों का जप करने वाला, गूढ़ और रहस्यमयी विद्याओं के पीछे अपने अनुभवों से शास्त्र का और इन सब जो धार्मिक पुस्तकें हैं, धार्मिक सदग्रंथों का अध्ययन और उनमें विश्वास रखने वाला होता है। सूर्य और गुरु का संबंध चतुर्थ और दशम का है। गुरु से ठीक 4 घर आगे पंचमेश पंचम भाव में राहु और केतु का प्रभाव, और इस भाव से केंद्र में अगर इस भाव के अधिपति बैठे हैं तो खराब नहीं है। और दूसरा कि इस भाव से ठीक पीछे शुक्र और ठीक आगे बुध, तो पंचम भाव को लग गया शुभ कर्त्री, जहां दशम भाव को लगा था पाप कर्त्री, वहां पंचम भाव को लग गया शुभ कर्त्री। तो शुभ कर्त्री का अर्थ ये होगा कि संतान का सुख हो सकता है कि आपको आरंभ में दिक्कत करे, पदवाद में जाकर के वो आपको लाभान्वित कर देता है। आरंभ में दिक्कत हो सकती है संतान प्राप्त होने में, पर वस्तुतः व्यक्ति को एक संततिवान होते देखा जा रहा है। उसकी एजुकेशन बड़ी अच्छी होती है, लाइनअप अच्छी होती है, वो जो चाहता है उसमें माध्यमिक शिक्षा और पूर्ण शिक्षा अच्छी होती है, उसमें कोई कमजोरी नहीं है। और मैं समझता हूँ कि आपको आपकी कुंडली का एजुकेशन वाला जो भाव है वो कभी भी निंदनीय नहीं है, वो खराब नहीं है, बुरा नहीं है, ठीक है, उसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं। अब आप अपनी कुंडली में जरा विचार करिए तो सबसे अच्छी बात क्या है? तो सबसे अच्छी बात कि लग्न कुंडली में जो राशि बनी है मेष राशि, इसके अधिपति मंगल देखिए यहाँ 12वें मीन राशि के बैठे हैं। मंगल 12वें भाव में व्यक्ति को जल्दबाज प्रवृत्ति का बना देते हैं, कई बार स्थिरता देते हैं। व्यक्ति जो काम करता है उसमें स्थिर होता है क्योंकि उसके परिणाम से उसको मोह होता है। ऐसे अपने विज पर घटित करके देखिएगा मैं जो बोल रहा हूँ कितना सही है, कि व्यक्ति परिणाम से जुड़ा रहता है, इस वजह से उसको उसमें अनुरक्ति हो जाती है। लेकिन फिर भी उसमें भी अगर जल्दबाजी मिल जाए तो उसको हर्ज नहीं है। तो ये बात यहाँ पे लागू होगी, ये मंगल के कारण स्वभावगत ये बात होगी। और पराक्रमी इसलिए होगा क्योंकि मंगल की दृष्टि यहाँ जा रही है। तो पराक्रमी कैसा? वो हर जगह मेहनत नहीं करना चाहेगा, जहाँ से उसको कुछ मिले वहीं मेहनत करना चाहेगा। ऐसा नहीं कि बेवजह की चीज़ों पे भी अपने पराक्रम का क्षय करते जा रहे हैं। वस्तुतः मंगल के 12वें जाने का प्रभाव ये अवश्य होगा कि व्यक्ति के मेहनत में सेंध लगेगी, मतलब उसके मेहनत में 2-4 रातें और भी बढ़ जाती हैं करने में या करा लेती हैं। और मंगल की 7वीं दृष्टि यहाँ पे व्यक्ति को क्रिएटिव बनाएंगे।
तार्किक, क्षमतावान, ऊर्जावान, घुस करके मार करके निकल जाए और कोई किसी को पता भी ना चले। और यहाँ पे मंगल की तुला राशि, जहाँ व्यक्ति के जीवन में कई बार दाम्पत्य में थोड़ी बहुत पत्नी जो होती है वो आप ही से कंपटीशन कर बैठती हैं और आप ही से वो कई बार उनका झगड़ा हो जाता है। ऐसा देखने में आ सकता है। और वस्तुतः इस कुंडली की सबसे अच्छी बात कि मंगल इस राशि में मीन के, और यहाँ वो जिस राशि में, जैसे ये सूत्र है कि जन्म कुंडली में लग्नेश जिस राशि में बैठे हों वो जिस राशि का अधिपति है, जैसे मंगल बैठ गए मीन के, अब मीन राशि के अधिपति गुरु को आप नवांश में देखिए कि वो कहाँ बैठे हैं। तो मीन राशि के अधिपति गुरु नवांश में मंगल की ही राशि में बैठे हैं और यहाँ शनि और राहु के संपर्क में आ रहे हैं। और यहाँ पे वो जहाँ बैठे हैं मंगल, गुरु जहाँ बैठे हैं गुरु, ध्यान से समझिए, मैं फिर से समझा देता हूँ, बीच में खांसी आ गई थी। तो मैं क्या बोल रहा था कि अगर जहाँ गुरु बैठे उस भाव के अधिपति से देखिए मंगल का संबंध कैसा है। यहाँ मंगल यहाँ बैठे, वो मंगल कहाँ बैठे, गुरु की राशि में, और वो गुरु कहाँ बैठे, मंगल की राशि में। ये जो परिवर्तन हो रहा है ये जातक के जीवन को कई गुना लाभान्वित करने वाला है हर तरीके से। इसे आप कुछ हद तक कुछ परिजात योग से भी कनेक्शन बना सकते हैं, हालांकि वो संपूर्णतया नहीं होगा, पर ऐसी ही कुछ स्थितियों से परिजात योग का निर्माण होता है। गुरु और चंद्रमा का ये जो योग बना है, हालांकि शुभ ग्रह की राशि में शुभ ग्रह का बैठना अच्छा होता है, शुभ ग्रह की राशि में शुभ ग्रह का बैठना अच्छा होता है, स्वग्रही सूर्य का बैठा होना बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे शनि का संबंध भाग्य से होगा तो व्यक्ति को धर्म से पैसे कमाने वाला बनाएंगे। वो व्यक्ति अधर्मी, गलत तरीके से, गलत जगहों से, कुमार्ग का रास्ता अपना करके और निंदित और घृणित काम करके कभी भी धन नहीं कमाए, क्योंकि दशम स्थान के अधिपति शनि हैं, वो निश्चित रूप से कुछ न कुछ व्यक्ति को अनुशासित बना देंगे। और यहाँ शनि राहु का संबंध, सूर्य का संबंध, केतु का संबंध और गुरु इस भाव से केंद्र में, लाभ के अधिपति का भाग्य में आना भाग्यशाली योग बनाएगा। और लाभ भाव पे सूर्य और शनि जैसे प्रभावों का पड़ जाना व्यक्ति को कई जगह से धन कमाने वाला बनाएगा, पर कहीं से भी वो असंतुष्टि का भाव नहीं रखे और न ही निंदित कर्म करके धन कमाए। ऐसा मतलब जो भी व्यक्ति काम करे वो शुद्ध इनकम से शुद्ध व्यवहार करके धन कमाए तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। दशम भाव से पहले, दशम भाव तो बहुत अच्छी स्थिति में है, पर ये अगर पापकर्त्री नहीं बना होता तो और भी, हालांकि दशम भाव में पाप ग्रहों का प्रभाव ठीक ही होता है, बहुत ज़्यादा खराब नहीं होता। और शुक्र अपने भाव से 10 घर आगे, तो शुभ ग्रह जब अपने भाव से 10 घर आगे बैठेंगे और दिग्बली होकर के बैठेंगे, चंद्रमा से केंद्र में बैठेंगे, और यहाँ वो शत्रु ग्रही हो रहे हैं, शत्रु के क्षेत्र में है पर दिग्बल क्षेत्र में है, ये इनका दिग्बल क्षेत्र है। इस भाव का अधिपति भी केंद्र में, इस भाव का अधिपति भी केंद्र में, यानी कि केंद्र में दो शुभ ग्रह बन गए। ये अवस्था ही इस कुंडली को बहुत ही ज्यादा प्रफुल्लित कर देती है। और चंद्रमा कृतिका के, शुक्र पुनर्वसु के, अब शुक्र जो है वो पुनर्वसु के बैठ गए। शुक्र पुनर्वसु तो अनुभवी बना दे, और व्यक्ति की कुंडली में उस शुक्र पे किसी भी ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, मतलब शुक्र को किसी ने नहीं देखा। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति एक छत्र होता है और अपने आगे कभी कभी किसी को लगाए ही नहीं। और लग्न में चंद्रमा व्यक्ति को थोड़े से संतुलन में रखने में व्यक्ति का सहयोग भी कर देते हैं, निश्चल होता है, आत्मविश्वास बना रहे क्योंकि पंचम भाव ठीक बैठा है, सूर्य ठीक है, पिता का सुख होता है, पर उसमें कभी कभी स्वास्थ्य जनित समस्याएं या पिता को कोई ना कोई बीमारी या हृदय क्षेत्र में कभी कभी परेशानी भी जातक को देखी जा सकती है, ऐसी चीजें। पर आपका दिग्बल क्षेत्र ठीक बना है, चंद्रमा ठीक बने हैं, गुरु की दृष्टि बुध पे बुद्धिमता योग, मंगल की दृष्टि बुध पे, ये भी एक अद्भुत योग बनेगा। क्योंकि उस बुध के, अब आप जरा विचार करिए तो जन्म कुंडली में शुक्र और चंद्रमा तो पहले से अच्छे हो गए, चंद्रमा के बाद सूर्य भी और बुध भी अच्छे हो गए। इसका अर्थ होगा कि सूर्य, बुध, शुक्र और चंद्रमा 4 ग्रह आपकी कुंडली में आपके पक्ष में, और बुध के पास अतिरिक्त बल मिलेगा क्योंकि मंगल की दृष्टि है और गुरु की दृष्टि है, और इसके ठीक पीछे साहसी ग्रह सूर्य इसका बल बढ़ा रहे हैं। इसके ठीक पीछे 3 घर आगे अगर आप देखेंगे पीछे तो शुभ ग्रह बैठा, और ठीक 4 घर पीछे अपने भाव से, आप जरा विचार करिए, तो शुक्र भी अपने भाव से केंद्र में, चंद्रमा भी अपने भाव से केंद्र में, और बुध भी अपने भाव से केंद्र में, 4 घर आगे बैठे ना।
ये बात है। और बुध को, जो कि जन्म कुंडली के तृतीय और छठवें भाव के अधिपति होकर के इस कुंडली में वो खाली मेहनत करवाने वाले ग्रह बनेंगे, और अष्टम भाव के अधिपति के दृष्टिपात कर लेने से आरंभ व्यक्ति का देर से होगा। अभी दशा किसकी है? राहु की। अब यहां पे आप जब राहु को देखते हैं तो राहु कुंभ के बैठे, शनि से दृष्ट, ध्यान से समझिएगा, राहु कुंभ के बैठ गए और शनि से दृष्ट हो गए। सूर्य का प्रभाव राहु पे चला गया। उस भाव का अधिपति अगर उसको देखे तो राहु भी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि शनि इस भाव के अधिपति होकर के इसको देख रहे हैं। किसी भी भाव से केंद्र में शुभ ग्रह का होना बड़ा अच्छा होता है, तो ये भी बात यहाँ पे लागू हो रही है। इस भाव से ठीक आगे अष्टम भाव के अधिपति बैठे अपने भाव से 5 घर आगे, तो यानी कि इस भाव का प्रभाव भी अगर जैसे देखेंगे तो अष्टम भाव का प्रभाव भी ठीक होगा, कमजोर वो भी नहीं होगा, क्योंकि इस भाव से ठीक 4 घर पीछे स्वग्रही सूर्य और इस भाव से ठीक 5 घर आगे मंगल, जो कि इस भाव के ही अधिपति हैं। किसी भी भाव का अधिपति अगर अपने भाव से केंद्र और त्रिकोण या में चला जाए, तो केंद्र में तो नहीं है पर त्रिकोण में जरूर है, क्योंकि 5 घर आगे है, तो ऐसे में उस भाव का बल बढ़ता है। तो ये जो रिसर्च वाला जो माइंडसेट आता है जातक के पास, किसी भी चीज के रहस्य तक पहुंच जाना, रहस्योद्घाटन करने की प्रक्रिया में लिप्त रहना, जानने की इच्छा, मंत्र जप की इच्छा, धारणा, ध्यान, समाधि, ध्यान, मंत्र जप आदि और रहस्यमय चीजों को जानना, स्वभावगत उत्साही होना, किसी भी चीज को समझने के लिए अपना पूरा वक्त देना, ये सब मंगल के कारण आ रहा है और ऐसा होता ही होगा। क्लियर है? मंगल आपकी कुंडली में रेवती के और वक्री हैं 17 डिग्री के। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति में थोड़ी सी चंचलता, चापलूसी और उग्रता और साथ ही साथ संतान उत्पन्न होने में थोड़ी सी विलंब की स्थिति या दिक्कत। हालांकि मंगल के पास बल ज़्यादा है और वो अपना पूरा दम लगाएगा कि आपसे व्यय करवाए, और व्यक्ति व्यय करता भी है, लेकिन व्ययातिरेक की स्थिति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली में इसका दोष लगेगा। व्यक्ति व्यय करने से पहले सोचता नहीं है। तो अगर ये स्थिति मेंटेन कर लें कि व्यय करने से पहले कोई भी चीज़ अगर खरीदने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से वहाँ पे अवलोकन करिए कि किस चीज़ की आवश्यकता है और जो मैं खरीद रहा हूँ वो सच में मुझे आवश्यकता है उस चीज़ की या नहीं है। क्योंकि इस कुंडली में मैंने जो चीज़ देखी है वो व्यय अधिक देखा है। शुक्र आपको वैभवशाली भी बनाएंगे, समृद्ध भी बनाएंगे, बुद्धिमान भी बनाएंगे, यशस्वी भी बनाएंगे, गुणकारी भी बनाएंगे। यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, प्रभाव इस कुंडली में कभी कमजोर नहीं है, क्योंकि सूर्य दे रहे हैं। शनि राहु का संबंध एकादशवें भाव से खराब नहीं होता है, इसे अच्छा कहा जाता है। शनि और राहु एकादशवें भाव पे पापक ग्रहों का प्रभाव बड़ा अच्छा बने तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति कई जगह से धन कमाता है और निश्चित रूप से उसको धन की समस्या नहीं होती है। ये बात भी मैं मेंटेन करूंगा। और दरअसल ये स्थिति और भी ज़्यादा अच्छी होगी क्योंकि चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ ग्रह होकर के बैठे हैं और केंद्र में 2 शुभ ग्रहों से पत्नी सुंदर, सुशील, मधुर संबंधों वाली, देखने में हमेशा ही रूप यौवन से युक्त और स्पष्ट होती हैं और उनकी वाणी थोड़ी सी कलुषित हो सकती है, सत्य बोलने वाली ज़्यादा होंगी। और लग्न पे तुला राशि का अधिपति शुक्र में बैठा, यहाँ पे चंद्रमा मंगल आपके दाम्पत्य को ठीक करेंगे। द्वितीय भाव को पापकर्त्री लगेगा मंगल केतु का, इस वजह से आपसी संबंध खराब ना हो, इसका आपको प्रयास करना होगा। विवाह के लिए अभी योग राहु में, अब तो 1988 के यहाँ अभी तक विवाह नहीं हुआ, तो इसका अर्थ है कि आपकी कुंडली में 2023 के जनवरी से ही विवाह के योग आएंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में मेष राशि है, गुरु अभी ठीक नहीं है, इस वजह से थोड़ी मशक्कत भी बनेगी और मेहनत करनी होगी, क्योंकि वो मीन के हैं और आगे मेष में आएंगे। तो जैसे ही उनका परिवर्तन होगा मेष में, तो अगले वर्ष से कुछ योग आपकी कुंडली में मार्च अप्रैल से भी बनने लगेंगे। इसके अतिरिक्त सप्तम भाव का अधिपति आपकी कुंडली में 0 डिग्री पे है, इस वजह से भी विलंब से योग बनते हैं। पर पत्नी और आपके खुद का एजुकेशन बहुत अच्छा होगा, वो पढ़ी लिखी समझदार कर्क लग्न और मेष लग्न की जातिकाएं या कर्क राशि, मेष राशि, इसके अतिरिक्त आप मीन राशि, मीन लग्न की जातिकाओं से भी विवाह कर सकते हैं। विवाह की दिशा पश्चिम रहे तो बहुत ज़्यादा अच्छी रहे। अंक आपके लिए 4 अच्छा रहे। दिन आपके लिए मंगलवार और गुरुवार का अच्छा रहे। इस कुंडली के लिए मेष राशि के लिए मंगल, गुरु और सूर्य 3 इस कुंडली में सबसे अच्छे और प्रबुद्ध ग्रह माने जाएंगे, जिसमें से शुक्र आपकी कुंडली का मारक होता है और वो कमजोर है डिग्री के हिसाब से। इस वजह से सुख के उपभोग की जो वस्तुएं होती हैं और कई बार आपका जो पसंद है वो थोड़ा सा इलॉजिकल होता है और कई बार आपके पसंद से लोग हस्तक्षेप भी कर देते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है या उसमें करेक्शन की आवश्यकता होती है। तो अगर इसको ठीक करना चाहते हैं तो इस पर ठीक कर लीजिए। अपने कम्युनिकेशन पे और भी ज़्यादा अगर कोई नया स्किल जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ लीजिए। उच्च शिक्षा आपकी कुंडली में थोड़ी बहुत बाधाओं के साथ लेकिन धनदायक होगी।
ये बात भी सही है। और आपकी कुंडली में करियर शनि राहु से संबंधित है। कुछ आज के विषय की शिक्षाओं के बारे में आपको विचार करना चाहिए, जो आजकल की, जैसे वैसे तो मैं एक बात कह दूं तो आजकल की जो शिक्षाएं हैं वो निम्नतम स्तर की हैं, उसमें कोई भी उस तरीके का रस नहीं है। मेरी ही बात किसी से हो रही थी, मैंने कहा क्या किया है आपने, तो बोले कि MBA किया है। क्या कर रहे हैं, तो अभी कुछ नहीं, बेरोजगार बैठा हूँ। मतलब आप जब विचार करें तो एक MBA किया हुआ लड़का बहुत ही अच्छे जगह से रोजगार के लिए इधर उधर भटक सकता है, पर शास्त्रज्ञ और जो शास्त्र से युक्त व्यक्ति है वो कभी भी भटक नहीं सकता। उसको शास्त्र उसकी सुरक्षा कर लेते हैं, और वो जितना उसको आवश्यकता है, जितने चीज़ की आवश्यकता है, जितनी उसको आवश्यकता है एक सामान्य व्यक्ति को जीने के लिए, उतना तो ये शास्त्र आपको दे देता है। अलग बात है कि आपको वो कई बार बहुत ज़्यादा साम्राज्य का अधिपति भी बना देता है, ये बात भी है। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि ये जो सरकार की पद्धति है एजुकेशन वाली, वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, निंदित है या निम्न स्तर की है। आप तीनों ही एक साथ उसका वो कर सकते हैं, क्योंकि बेरोजगारी है और आपने शिक्षा भी ग्रहण करा है, इसका मतलब है कि आपके शिक्षा में सेंध है और उस पर मंथन करने की आवश्यकता है। पर वस्तुतः जरा विचार करिए तो धर्माचार्य और जितने भी आचार्य हुए हैं, जितने भी दैवज्ञ हुए हैं, वो आज तक कभी भूखे प्यासे नहीं रहे, और कभी भी उनके अपनी आवश्यकता के लिए उनको कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई है। चाहे आप किसी को भी उठा करके देख लें, जो धर्मज्ञ हैं, जो सच्चे मायने में साधु संत सन्यासी हैं, या जो सच में धर्म का और शास्त्रों का अध्ययन करके बैठे हैं, उनके पास कभी इन सब चीज़ों की आवश्यकता महसूस नहीं करते, या फिर जो जितनी उनको चाहिए उतना दैव कृपा से मिल जाता है। तो ये बात भी आपकी कुंडली में है। तो आज की शिक्षा पे फोकस तो कर ही रहे हैं, पर आपकी कुंडली में वैसे आजकल के ही तार्किक शिक्षा की कोई आवश्यकता बन जाए तो उसको ही पूरा कर लेना चाहिए। वैसे आपकी कुंडली में शिक्षकीय योग बहुत अच्छा लगा है। आप विद्या का आदान प्रदान करके बहुत ही ज़्यादा धन कमा सकते हैं। कोई कोचिंग वगैरह भी आप अगर खोलना चाहें तो बिल्कुल खोल सकते हैं, उसकी भी स्तुति आपकी कुंडली में बनती है। धनु राशि से संबंधित कोई भी नाम रख लीजिएगा, या कुंभ राशि से संबंधित कोई भी नाम रख लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। दिशा आपके लिए धन कमाने के लिए बहुत बढ़िया वायव्य कोण रहे, यानी कि पश्चिम और उत्तर, इस दिशा में अगर जाएंगे धन कमाने के लिए तो बहुत अच्छा रहे। या फिर कुंभ राशि से संबंधित जितने भी नाम आते हैं उसमें से कोई भी एक शहर ढूंढ लीजिए, आप वहां जाकर के अपना व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं। माता और पिता में आपके योग बड़े अच्छे हैं, माता का स्वास्थ्य भी ठीक रहना चाहिए, और वस्तुतः वो आपकी कुंडली में सुखदायक ही बन रही हैं। पत्नी आपकी कुंडली में यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी समस्या दे रही हैं, ये आपकी कुंडली की स्थिति है। चौतरफा सुख आपकी कुंडली में 2029 के बाद आए। हालांकि अभी आपको ये राहु मेहनत करवाएंगे, और यही राहु 2023 से लेकर के 26 तक आपको कोई ना कोई एक रास्ता दे देंगे। आपकी कुंडली थोड़ी विलंब से एक्टिव हुई है, दरअसल लग्न के अधिपति 12 में गए हैं इस वजह से, और धन भाव में गुरु बैठे हैं जो शुक्र की राशि में बैठे हैं। राहु से केंद्र में होने के कारण थोड़ा प्रभाव उनका कमेगा भी, ये बात भी आपके ऊपर लागू हो रही है। तो ये इतनी सारी बातें। बुध आपकी कुंडली में उत्तरा फाल्गुनी के बैठे हैं, खराब नहीं है, वो बुद्धिमता का योग लगाएंगे, गुरु से दृष्ट हैं, तो आपको शत्रुओं से कभी भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। अपने ज्ञान और बुद्धिमता के बल पे व्यक्ति किसी को भी पराजित कर सकता है। और प्रतियोगिता में, वैसे आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का भी योग है, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा है, पर गुरु का सहयोग कमजोर हो रहा है, इस कारण से अंक आपको प्रायः कम मिलते हैं। तो ये बात मैंने बताई। उसके बाद आपको इसके अतिरिक्त सरकारी नौकरी का अगर प्रयास करें तो इसके अतिरिक्त भी कई चीज़ों पे आप विचार करना चाहें तो बिल्कुल कर लीजिएगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि दो पक्ष आपके पक्ष में आ रहे हैं तो दो पक्ष आपके विपक्ष में भी जा रहे हैं, तो इस वजह से हमें बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। बुध के बाद अगर गुरु की बात करेंगे तो वो आपको शांत, स्थिर, मनोवांछित फलों को प्राप्त करने में आपका सहयोग देंगे, और आपको बुद्धिमान और अच्छे स्वभाव का बनाएंगे, स्थिर और बिल्कुल ही आशंका गंभीर। शुक्र आपकी कुंडली में अनुभवी, शनि आपकी कुंडली में धार्मिक, शनि आपकी कुंडली में समाज सेवी और समाज सेवा का भाव बनाने और देने वाले, ऐसा वाला बना रहे। राहु आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर उनके पास धर्म है, उनके पास शास्त्र है, उनके पास कई क्षेत्रों की जानकारियां हैं जो लेकर के वो बैठे हैं, और वस्तुतः एकादशवां भाव आपकी कुंडली में ठीक बना है। तो लग्न ठीक बना, द्वितीय भाव भी ठीक बना, तृतीय भाव भी ठीक बना, चतुर्थ भाव भी ठीक बना, पंचम भाव तो ठीक है ही, छठवां भाव भी ठीक है, सातवां भाव भी ठीक है, आठवां भाव भी ठीक है, नवम भाव थोड़ा कमज़ोर, दशम भाव भी ठीक है, एकादशवां भाव भी अपने हिसाब से ठीक है, 12वां भाव थोड़ा कमज़ोर, धन संचय होने में दिक्कत होगी। ये आपकी कुंडली बनती है।
तो राहु जो है वो आपकी कुंडली में थोड़े कमज़ोर होंगे। इनको आप संतुलित करिए, लाजव्रत धारण करिए, गणेश चतुर्थी का व्रत उठा सकते हैं, किसी मंदिर का दर्शन, शिव जी को दही, दूध, जल, घी आदि से स्नान कराइए, और हो सके तो किसी मंदिर का प्रत्येक दिन दर्शन करिए। इसके अतिरिक्त एकादशी का व्रत भी कर सकते हैं अगर चतुर्थी ना करें तो। साथ साथ आपकी कुंडली में मंगल बहुत बढ़िया, सूर्य बहुत बढ़िया, चंद्रमा बहुत अच्छे, ये 3 ग्रह आपकी कुंडली में अच्छे हैं, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर है। राहु के बाद जब गुरु की दशा आएगी तो आपकी कुंडली में गुरु भी अच्छे हैं। आप गणेश जी के मंत्रों का जप किया करिए, कोई भी मंत्र, अगर हो सके तो प्रत्येक दिन गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभान्वित करेगा, या फिर गणेश संकटनाशक स्तोत्र भी आपके लिए लाभान्वित रहे। ये दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं। तत्व के आधार पर अगर मैं बात करूं तो सूर्य बढ़िया बैठे हैं, चंद्रमा अग्नि तत्व की राशि में बैठे हैं, जल तत्व के ग्रह होकर के, लेकिन लग्न में बैठे हैं तो खराब नहीं है। लग्न में विषम संख्या की राशि का बनना ठीक होता है। मंगल आपकी कुंडली में जल तत्व की राशि में और अग्नि तत्व के ग्रह 12वें ऊर्जा क्षरण करेंगे। बुध स्वग्रही बहुत अच्छा, और जहां बैठना चाहिए वहीं बैठे हैं। गुरु थोड़े कमजोर, भूमि तत्व की राशि में बैठे, वृषभ राशि, स्थिर राशि और अग्नि तत्व का ग्रह, तो इस वजह से गुरु का प्रभाव थोड़ा कमजोर होने से कई बार व्यक्ति के जीवन में गुरु तुल्य जो लोग होते हैं उनका आशीर्वाद समय पे नहीं मिलता, या विलंब से भाग्य का लाभ मिलता है। संतान का लाभ विलंब से हो, सुख का लाभ विलंब से हो, उत्पत्ति व्यक्ति मेहनत करने के बाद प्राप्त कर पाता है, देर से प्राप्त करता है। उत्पत्ति जो होती है, जो आप प्राप्त करना चाहें उसके लिए जो मेहनत करते हैं वो थोड़े विलंब से परिणाम देता है। शुक्र आपकी कुंडली में शत्रुग्रही ही है, हालांकि यहाँ पे मैं इसको बहुत ज़्यादा अच्छा ही कहूँगा क्योंकि इनका दिग्बल क्षेत्र और यहाँ पे आकर के वो संतुष्ट हो जाते हैं। तो मंगल भी 12वें ठीक और शुक्र भी 12वें ठीक, और वस्तुतः आप देखें तो चंद्रमा के ठीक आगे गुरु के होने से कुछ न कुछ अच्छाइयाँ भी मिलेंगी, क्योंकि चंद्रमा उच्चाभिलाषी हैं और शुक्र दिग्बली हैं, सूर्य स्वग्रही, बुध स्वग्रही, तो ऐसे ये ग्रह आपकी कुंडली में आपको लाभ देंगे। इस कुंडली में समस्या होगी मंगल में, शुक्र में, मंगल में गुरु में, मंगल में बुध, शनि में राहु, राहु में मंगल, राहु में बुध, राहु में बुध, राहु में शुक्र, ये सब जो दशाएं अंतर्दशाएं होंगी वो आपको कष्ट दे सकती हैं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।